इजुथाचन, इजुथाचान, ठीक है। इजुथाचान पुरस्कारम। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है पुरस्कारम को ऐसे ही लिखेंगे, पुरस्कारम। ये 1993 से दिया जा रहा है। पूछा जाएगा हाल ही में क्या कहते हैं इजुथचान पुरस्कार वितरित किया गया, यह किस राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो उसमें ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला, महाराष्ट्र। तो पहले चीज तो जब संस्कृत निष्ठ हो जाए, कुछ तो हम गेस भी कर सकते हैं। पुरस्कारम तो जाहिर सी बात है कि कहाँ का होगा, ये साउथ इंडिया का होगा, दक्षिण भारत का होगा, कर्नाटक। हाँ केरला होगा। हाँ। कर्नाटक ऑप्शन कहाँ दिया? कर्नाटक तो ऑप्शन ही नहीं दिया हमने, केरला। कर्नाटक तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो यहाँ पर हमें एक ही दिखाई दे रहा है, केरल, जो एकदम साउथ वाला पार्ट है। महाराष्ट्र में रम रम नहीं चलता है, ठीक है, वहां मराठी शब्द का ज्यादा संबोधन होता है, पुरस्कार हो या कुछ भी हो स्थानीय तौर पर। तो इसमें अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में केरल ही हमें दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है इजुथचान पुरस्कारम केरल सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि नवंबर में ही वितरित किया जाएगा, साल में वो कभी भी क्या कहते हैं वितरित कर सकता है। और ये क्या किस चीज के लिए है, यानी कि इसमें राइट आंसर हो गया केरल, ठीक। अब बात आती है दूसरा, उसमें पॉइंट मान लो पॉइंट वाइज बना देता है क्वेश्चन कि ऑप्शन ने दिया कि यह केरल, पहला ऑप्शन दिया, दूसरी तरीके से क्वेश्चन बनाया कि यह केरल के द्वारा दिया जाने वाला, केरल राज्य के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट दे दे कि यह विज्ञान में उन्नत खोज के लिए दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, विज्ञान में उन्नत खोज के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह केरल सरकार का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर या सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो दिया जाता है। और इसमें क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट अकेले से जिंदगी चलती नहीं है ना, ये मुद्रा भी दी जाती है इसमें, ठीक है, पैसा भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है, छोटा मोटा नहीं, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। केरल साहित्य पर जिसमें कोई बहुत बढ़िया चीज लिखा हो तो उसको दिया जाता है। और इसे देता कौन है, केरला साहित्य अकादमी। पुरस्कार देने वाला कौन है, केरला साहित्य अकादमी। यह पुरस्कार देती है, ठीक, प्रतिवर्ष देती है। अगली बात आती है कि ये कौन थे, एजुथचान कौन थे। थुनचथ्थू एजुथचान इनका पूरा नाम है, ठीक है, जिन्हें माना जाता है कि मलयालम भाषा के जनक। कौन है ये साहब, बहुत अजीब सा नाम है थोड़ा सा, थुनचथ्थू एजुथचान। ये क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ द मलयालम लैंग्वेज, मलयालम भाषा के पिता या जनक।
राइट टाइम नोट्स बनाते रहिए, तो आपको बार बार टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपको स्लो और सारे पॉइंट लिखते चल रहा हूँ। फादर ऑफ द मलयालम लैंग्वेज, तो सीधा सीधा कोई जरूरी नहीं कि पुरस्कार भी पूछ लिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें मलयालम भाषा का जनक कहा जाता है। इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से निकल सकता है कि किसे दिया गया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात कि इस साल मतलब 2020 का इजुथाचान पुरस्कारम किसको दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया और ये 28वां पुरस्कार था, है ना। पाल जचारिया, पाल जचारिया को दिया गया। ये राइटर है, केरला साहित्य पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और इनको जो है यह पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया। ठीक, अगला, तो ये बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट हटाएं इसको। यस सर। जी जी सर। हाँ, सर। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट, अगला है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जहां पर कि 4 प्रमुख प्रजातियों पर फोकस किया जाता है ना। और वहां पर क्या कहते हैं, इसके टाइगर्स के एलोकेशंस को, यानी कि जो विजन चला था, विजन राइनो, उसकी सफलता इसको प्राप्त हुई। विजन राइनो मतलब कि राइनोसेरस की मात्रा को बढ़ाया जाना, उनकी संख्या को बढ़ाया जाना, है ना। तो वहां का अब यहाँ पर 3rd फेज शुरू किया गया है, तृतीय चरण, क्योंकि विजन राइनो 2020 मिशन सक्सेस रहा, लेकिन अब यही नहीं है कि अब उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, तो यानी कि उसमें कुछ और चाहिए कि हाँ इसको करते रहेंगे, तो उसका तृतीय फेज जो है शुरू किया गया है। ठीक है, संख्या तो बढ़ा ली गई है, लेकिन पहले क्या था, वो केवल राइनोसेरस पर फोकस कर रहा था। विजन राइनो है क्या पहले तो जान ले, और काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है। ये क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पेपर में आया है, इस बार शायद बिहार पीसीएस में भी था, और विगत 6 वर्षों में 3 से 4 बार पूछा गया है पीसीएस में या तो फिर आईएएस में, घूम घुमा करके यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये क्या है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ज्यादातर लोग जानते भी होंगे क्योंकि इसके बारे में पढ़ाया भी गया था इंडियन ज्योग्राफी में। कौन सी नदी के तट पर है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। भवानसरी, ब्रह्मपुत्र और खैरपुतिया का नदी द्वीप है। वो तो नदी द्वीप मंजुली, है, मंजुली द्वीप वो तो उसके नदी द्वीप पश्चिम है। जी, उसी पे हाँ, तो तो है ये। यानी कि अगर ये पूछा जाए काजीरंगा किस नदी के तट पर है, तो सुवानसिरी। सुमानसिरी के तट पर है क्या? गलत, यही तो क्वेश्चन बना था, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। जब सर नदी द्वीप के पश्चिम में है ये बना हुआ, तो ब्रह्मपुत्र और सुवानसिरी दोनों आ गई ना। जो भी ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा, है ना, जो भी ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी सहायक नदी है सुबानसिरी, और उसकी सहायक नदी है खेरकुतिया क्यों, है ना। तो उन्हीं यहीं पर है मंजुली आइलैंड, जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, मानस। ठीक, मानस थोड़ा सा इधर से आती है, भूटान की लाइफ लाइन है ना।
जोगी धोपा में जाकर के असम में मिलती है मानस, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। तो ये है मंजुली जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यहाँ पर ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां से जो कि फेमस है सिंगल हार्न राइनोसेरस के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए विख्यात है ये। तो विजन राइनो 2020 चलाया गया था 2020 तक, कि जो कि ये संकटग्रस्त कैटेगरी में था। गैंडों की संख्या संकटग्रस्त कैटेगरी में थी। तो गैंडे क्यों संकटग्रस्त था भाई? ऐसा क्या हो गया कि गैंडा संकटग्रस्त हो गया? एक प्रश्न यहां से बनता है। तो उसका कारण उसकी जो गैंडे की, हरे से गैंडा अच्छा नहीं लगता, ऐसे वो होती है ना, बहुत अच्छा नहीं बना है ये सींग। इसको क्या कहते हैं, पाने के लिए इनको जो है पोचिंग की जाती है, इनको मारा जाता है, शिकारी लोग करते थे, और इसको जो है चाइना वाले खाते हैं, इससे दवाई बनती है। ठीक है, पावर इनहेंसर। इस लोगों के अंदर भ्रांति है कि जो है क्या कहते हैं, ये एक तरह से इससे बनाई जाती है दवाई सेक्सुअल पावर इनहेंसमेंट के लिए, क्योंकि जितनी भी स्पीसीज है उनमें गैंडा में सर्वाधिक ऐसा स्टेमिना होता है ना। तो इस कारण से इसका शिकार करके इसका सींग को उबाल करके उससे बनाते हैं दवाई, और इससे बहुत बड़े पैमाने पर दवाई बनाई जा सकती है, बहुत महंगी बिकती। इस कारण से इसका शिकार कर देते थे। इनकी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही थी। और दूसरी चीज, प्रजनन सुलभता ना हो पाना, प्रजनन दर का विकास करना की आवश्यकता थी। तो उसके लिए क्या है कि क्या किया गया कि जो एक्स्ट्रा, क्योंकि सबसे ज्यादा राइनोसेरस यहाँ, तो दूसरे नेशनल पार्क्स में यहां से गैंडों को स्थानांतरित किया जाएगा। रिलोकेशन ऑफ द राइनोसेरस फ्रॉम द काजीरंगा नेशनल पार्क टू द अदर, ठीक है, जिससे कि उनकी प्रजनन दर को बढ़ाया जा सके, और अतिरिक्त सुरक्षा भी और अतिरिक्त निगरानी भी उनको वहां पर प्रदान की जा सके। तो सबसे पहले 8 राइनोसेरस मानस नेशनल पार्क पर, है ना, सॉरी मानस, यहाँ पर मानस नदी के तट पर है असम में, तो मानस में भेजा गया था, ट्रांसफर किया गया था, इसको याद रखेंगे। ये मिशन इतना जबरदस्त चला 2020 में कि ये पूरी तरह से सफल हुआ, और 2020 में ये इंडेंजर्ड रेड डाटा बुक जो है, रेड लिस्ट जारी करती है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रचालित है, जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में जो जीव जंतु हैं, पादप हैं, उनकी सूची जारी करती है। तो उस सूची में ये संकटग्रस्त था, और अभी वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया, मतलब कि संकटप्राय कैटेगरी में आ गया, मतलब कि इनकी संख्या बढ़ी। अब ये संकटग्रस्त कैटेगरी में नहीं रहा। तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2020 का, कि हमने अपनी एक नेटिव प्रजाति हुआ कि चलो ये तो हो गया, ये तो बहुत सक्सेस रहा, इसको एज इट इज चला के रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य जो यहाँ की स्पीसीज हैं, बिग 4 स्पीसीज, उन पर भी फोकस किया जाएगा। उन पर कौन कौन से जिनको इसमें शामिल किया गया कि अब इनको भी बचाया जाएगा। इनको एक में सक्सेस मिल गई, ठीक है, अब दूसरे को भी बचाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें है एक तो राइनो खुद, दूसरा आता है आपका एलिफेंट, पंपास एलिफेंट की प्रजातियां होती हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो, चौथा है एशियाटिक वाटर बफेलो,
ठीक, इनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर वगैरह बनाए जाएंगे अब यहाँ पर, और ताकि हाथियों का प्रजनन दर बढ़ सके। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है आगे बताया जाएगा जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लासेस चलेंगी। अभी भी थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया है काजीरंगा नेशनल पार्क को, मतलब कि पक्षियों के लिए भी। और यहाँ पर जो नेटिव पक्षी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कंजर्वेशन की बात की जा रही है, जो कि इनकी संख्या खत्म हो रही थी, हैबिटेट लॉस बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ के कारण इन पक्षियों का आश्रय आवास समाप्त हो जा रहा था, तो अब उनको भी कंजर्व किया जाएगा। बहुत सारी पक्षी प्रजातियां हैं, लेकिन मेन फोकस पक्षियों प्रजातियों में किस पर किया जाएगा, वहां पर है काली चोंच वाला सारस, ठीक है, ब्लैक बक क्रेन, ठीक है, काली चोंच वाला सारस, इसको जो है सबसे प्रमुख सुरक्षा यहां पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, अच्छा, विश्व में जितने भी गेंडे हैं, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 2/3 केवल यहां है। सोचो कितनी ज्यादा गेंडे हैं, 2/3, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो जाहिर सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना ये फोकस्ड है और कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डबल हार्न राइनोसेरस की जो प्रजातियां थी, एक और गैंडा होता था, है ना, डबल हार्न राइनोसेरस, छोटा एक और एक ये, इसका तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर पोचिंग हुई, दूना महंगा है समझ लो, है ना। और ये नेटिव रूप तौर पर कहां पर, इंडिया में तो विलुप्त हो गया। ठीक है, अभी इंडोनेशिया। सिंगल हार्न वाला बचा है, अभी केवल 2 जगहों पर ये पाया जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, है ना। वो विलुप्त होने की कैटेगरी में पहुंच गया है, उसका इतना ज्यादा पोचिंग हुआ है। वो 2 जगहें हैं, 2 प्रजातियां हैं, सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो। जावा और सुमात्रा 2 आइलैंड हैं, है ना। ये है सुमात्रा, ये है जावा और ये है इंडोनेशिया। यहाँ और यहाँ के जंगलों में ये पाए जाते हैं, जावन एंड, ये है जावा, ये है सुमात्रा, ठीक है। तो यहाँ पाए जाते थे। तो इनको जो है, हालांकि हम क्यों कंजर्व कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, उस पर बाकी वहाँ की सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो कुछ काजीरंगा के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पिछले वर्ष हॉट स्पॉट रहा। हॉट स्पॉट का मतलब कि ज्यादा फोकस इस पर रहा, और ये काफी सक्सेसफुल नेशनल पार्क्स में भी गिना गया, जिस पर चलाई गई नीतियों को विश्व स्तर पर दूसरे जगहों पर भी चलाने की बात करी गई है, कि जो भी यहाँ काजीरंगा में किया गया वो एक रोल मॉडल की तरह कार्य करेगा, और अन्य देशों में भी किन्हीं प्रजातियों को अम्ब्रेला स्पीसीज यानी कि जो होती हैं वहां की, उनकी रक्षा करने के लिए उन उपागमों का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि एक रोल मॉडल की तरह कोई नेशनल पार्क पूरे विश्व पर काम कर रहा है, तो वहां उसे पूछे जाने की संभावना बहुत बलवती होती है। अच्छा, बिहार पीसेस में पूछ भी लिया गया था, पूछा गया था ना बिहार पीसेस में, सुबोध जी आप लोग कुछ लोग दे के आए थे, क्यों भानु, याद है कि नहीं? हमको लग रहा है पूछा गया था। है कहां? असम में है, 1908 में बना था। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी? मैरी कर्जन, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर? मैरी कर्जन की अनुशंसा पर, क्या कहते हैं, इसे विकसित किया गया था। ठीक है, गोलाघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर यह अवस्थित है। कभी कभी ये भी
पूछ लेते हैं। कौन कौन से जिले हैं? गोलाघाट एवं नागौन जिले हैं जिनकी सीमा पर यह अवस्थित है। अच्छा, अगली बात आती है कि काजीरंगा में जो ये उपागम किए जा रहे हैं जिससे कि एक जगह के हाथी दूसरी जगह के हाथी से मिल सकें, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि हाथी पानी पीने जाते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, उनका शिकार ना हो जाए, तो संरक्षित कॉरिडोरों का विकास किया जाएगा। क्योंकि एक जगह के हाथी दूसरी जगह पहुंचेंगे पानी पीने, एक नदी के हाथी दूसरी नदी पर सरलता से पहुंच जाएंगे, तो उनको एक तो जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते में कुछ उनका हो जाता है, तो सुरक्षित मार्ग से विचरण करेंगे, उनको एक मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर मेटिंग बढ़ेगी, एक कॉलोनी के हाथी दूसरे कॉलोनी में पहुंचेंगे तो मेटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। और उसके बाद फिर उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी, सुरक्षा अलग से प्राप्त होगी। इसी तरह से कई नदियों को आपस में कनेक्ट करके काजीरंगा सर्किट का विकास किया जाएगा पूरे एरिया में। तो उसमें कौन कौन सी नदी हैं जिनमें इस तरह का सिस्टम को डेवलप किया जाएगा बूस्ट करने के लिए? ब्रह्मपुत्र, दिफलू, नदियों का नाम लिख लेंगे। एक तो खुद हो गई ब्रह्मपुत्र, दिफलू, इन नदियों का नाम पेपर में दिखाई दे सकता है। तो ये काजीरंगा संरक्षण परियोजना में वे सबके सब नदियां हैं। डिफलू, मोरा डिफलू, ये इसकी सहायक नदी है डिफलू की। बहुत छोटी नदियां हैं, बहुत छोटी सी हैं, ठीक है। डिफलू, मोरा डिफलू और मोरा धानसिरी, धानसिरी भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो ये नदियां हैं जो कि आपस में इस पूरे क्षेत्र को कवर करेंगी, प्रोटेक्टिव जोन के अंतर्गत इन्हें रखा जाएगा। ठीक, कई चीजें बढ़ गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के ये टॉपिक भी अब समाप्त होता है। चेंज करें? Yes. कोई डाउट इसमें? सर एक सेकंड, काजीरंगा सर्किट स्क्रीनशॉट बता दिए, वह ज्वाइन करके क्या करेंगे? काजीरंगा जो इसमें सर्किट है हाँ, फ्लड काजीरंगा कंट्रोल के लिए सर्किट सर। ना, फ्लड कंट्रोल करेंगे, उनके पानी को जो है ऐसा डाइवर्ट करेंगे कि फ्लडिंग ना करे, उसको यूटिलाइज किया जाएगा, एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, हाथी जहाँ है उनके लिए कुंड बनाए भैंस जो है जल भैंस से उनके लिए कुंडों का विकास किया जाएगा कि पानी जो सरप्लस वाटर है डाइवर्ट करके वहां पर ट्रांसफर किया जाए। उस पानी से एग्रीकल्चर भी हो सकती है। बाकी ये जो जल भैंसे हैं इनको सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर होंगी। क्लियर? हटाएं? यस सर। अगला ये न्यूज में रहा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 16 सिच, ये क्या है पूछेंगे, ये क्या है? तो ये एक एस्टेरॉइड है। पहली बात तो जान लीजिए कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है। ये कौन है? क्षुद्र पिंड है, क्षुद्र ग्रह नहीं है, क्षुद्र पिंड जिसे कहा जाता है एस्टेरॉइड है। ये सर बता दिया था क्या पहले? नहीं, वो दूसरा था शायद ना। हाँ सर वो दूसरा था। इफेक्ट था, वो दूसरा था, ठीक है। क्योंकि एस्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर होगी। वो एस्टेरॉइड की जो बात किए थे कि वो सूर्य की किरणों से धक्का खा रहा है, और पहले ये कहा जाता था कि वो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि नहीं, ये 2060 तक पृथ्वी पर गिर सकता है, ऐसी उम्मीद वो जता रहे हैं वैज्ञानिक।
ठीक है, वो दूसरी बात थी। एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, ये हमारा पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये दादा बृहस्पति है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है जुपिटर और मार्स के बीच में। तो ये एस्टेरॉइड, तो इनका अध्ययन किया जाता रहता है हमेशा, जरूरी भी है। पता नहीं कौन कब आपदा बन करके पृथ्वी पर गिर जाए। एक बार ऐसा हो चुका है जब डायनासोर्स मर गए थे। ठीक है, बड़ा खतरनाक होते हैं। तो ये एक एस्टेरॉइड है जो कि मार्स एंड जुपिटर, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में अवस्थित है। इतना खास क्यों? नए आयाम निकल करके आ रहे हैं इससे। ये बना हुआ है सेम उस चीज का जो कि किसी ग्रह की कोर में होता है, जो कि पृथ्वी की कोर में जैसा सिस्टम है। पृथ्वी की कोर में क्या सिस्टम है? पृथ्वी की आउटर लेयर किसकी बनी है, फिर मिडिल लेयर किसकी बनी है? नीफे मिडिल वाली, ओ सॉरी अंतम वाली। अंधा जो कोर है उसका कंपोजिशन है नीफे, और सभी ग्रहों का जो कंपोजिशन होता है लगभग यही होता है। जो ग्रह हैं, तारे की बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्रह हैं, जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं, बाकी सौर मंडल के ग्रहों की बात हम यहाँ नहीं करते हैं। और ये क्या है? आपका आउटर कोर है, ये मेंटल है, और ये क्रस्ट है, भूपर्पाटी है। एक बात यहाँ क्लियर हो गई, निकिल प्लस फेरस। क्या है ये? कौन सी धातु? निकिल और फेरस, मतलब कंप्राइज ऑफ आयरन और निकिल प्लस निकिल। तो यहां पर जो पाया गया सेम कंपोजिशन यहां पर पाया गया एस्टेरॉइड में, जो कि एस्टेरॉइड में कभी इस तरह का कंपोजिशन नहीं पाया जाता था, लेकिन पाया गया कि पृथ्वी की कोर में जिस तरह का है, बाकी ग्रहों के कोर में जिस तरह का है, उस तरह का कंपोजिशन देखने को मिल रहा है एक एस्टेरॉइड में। और ये बहुत ही कीमती है। ठीक, पृथ्वी से क्या कहते हैं, यह 370 मिलियन किलोमीटर दूर है। 370 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक, और क्योंकि ये मेटल का बना, पूरा कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है, इसमें और कुछ नहीं, केवल धातु धातु है। और इसका नाम जो पड़ा हुआ है ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल, आत्मा की देवी। ग्रीक में आत्मा की देवी को कहते थे सिश। तो उन्हीं के नाम पर, ये कौन है? ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल, आत्मा की देवी के नाम पर है ग्रीक देवी। ये इतना कीमती है, हब्बल टेलीस्कोप से इसको पहली बार देखा गया था 1853 में। ठीक है, 1953 नहीं 1853 में इसको सबसे पहले खुद क्या कहते हैं हब्बल ने देखा था। बाद में फिर क्या कहते हैं इस पर रिसर्च शुरू हुआ। सबसे पहले तो वही देखते रहते थे ना, जो हब्बल साहब थे, है ना, वो हमेशा देखते रहते थे आसमान में। तो बहुत सारी खोज किया था। सैटर्न की 2 रिंग भी उन्होंने खोजा था, सबसे पहले देखा था। और इस चक्कर में उनकी जितनी शादियां हुई 4-5, वो सब उनको छोड़ के चली गई, है ना, क्योंकि वो हमेशा आसमान ही देखते रहते थे, है ना।
बाद में अब इसके बारे में पता चला है कि इसका कंपोजिशन क्या है। अब क्या कहते हैं, पता चला है, नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने इसका बारे में बताया, इसकी इमेजेज और इसका सब कुछ बताया, स्ट्रक्चर की गणना करके कि ये बना किस चीज का है। और ये है, इसकी कीमत लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, मतलब कि क्वाड्रिलियन मतलब पद्म, 10 घात 24 ना, बहुत ज्यादा होता है। इतना तो पूरी पृथ्वी की इकोनॉमी अगर आप जोड़ डालें, 10 गुना कर दें, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये क्या है, डॉलर में है भाई, है ना। इतना वैल्यू क्यों निकाली, इतना प्रीशियस मेटल है, बस वही बताएं। नहीं, कितना कीमती है ये भी जो है बताया है कि कितना कीमती है। लेकिन इससे नई रिसर्च क्या सामने आ रही है, इससे जो एस्टेरॉइड बनने का जो थियरी था यहाँ पर फ्लॉप होता नजर आ रहा है। पहले माना जाता था कि एस्टेरॉइड जो हैं वो यही जो मार्स हैं उन्हीं के टुकड़े हैं जो निकल के फैले हुए हैं, जुपिटर की ग्रेविटी के कारण ट्रैप्ड हैं। लेकिन अभी यहाँ पर पता चल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले कोई और ग्रह रहा हो, ये सब ग्रह रहा हो, ये क्या रहा हो, कोई ग्रह रहा हो, और उसमें जैसे कि जो जुपिटर है तारे और ग्रह दोनों का गुण रखता है। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कौन सा प्लेनेट है जो कि तारा भी है और ग्रह भी है, क्योंकि इसमें स्वयं में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो इस कारण से ये जैसा कि तारे में होता है तो ये तारा भी है, इसकी हल्की सेल्फ लाइट खुद की भी है, तार लाइट भी इमिट करता है हल्की, है ना, उतना नहीं जितना सूर्य, लेकिन अपनी औकात भर तो करता है। और दूसरा, लेकिन ये चक्कर काटता है सूर्य का, तो इस कारण से यह जो है ग्रह भी है ना। तो तारा और ग्रह दोनों की भूमिका में है ये। तो हो सकता है कि यह भी कोई ग्रह रहा हो और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नाभिकीय संलयन हो रहा हो, जैसा कि एक तारे में होता है उस तरह का हो रहा हो। और फिर बाद में जब अंतिम अवस्था पहुंचती है तो इंटरनल पार्ट क्या होता है, अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है, जबकि बाहरी पार्ट बाहर की ओर फैलने लगता है, और उस कारण से एक्सप्लोजन हो जाता है। और जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके मतलब जैसे पृथ्वी है, मान लो इसकी ऐसी कंडीशन बन जाए तो क्या होगा, इसका अंदर का पार्ट अंदर को सिकुड़ रहा है, बाहर का पार्ट बाहर को। अगर यहाँ पर नाभिकीय संलयन हो रहा होता तो ये क्या होता, इसके चीथड़े उड़ जाते, और इसके चीथड़े उड़ने के बाद में अगल बगल फैले होते ऐसे, है ना, ऐसे चीथड़े उड़ने के बाद में अगल बगल ये फैले होते, और फिर ये कहलाता कि वीनस और मार्स के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। ऐसा भी हो सकता है ना। और जब इसकी खोज होती, कोर है, पता चलता भैया इसी में से सब विखंडित होकर के बाहर निकला है, ये कोई ग्रह था जो मर गया, जिसके चीथड़े उड़ गए, अब उसका दिल मिला ढूंढने के बाद में, है ना। तो यह भी एक नई थियरी, नई संभावनाएं यहाँ पर आ रही हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। और बीच की कोर जैसे कि बची रह जाती है तारों में, उसी प्रकार से इसकी बीच की कोर बची रह गई, लेकिन यह ग्रह डिस्ट्रॉय हो गया और इसका ऊपर का जो परखच्चा उड़ा वो क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के रूप में फैल गया। और भी ऐसे कई हो सकते हैं जो खोज में आए बाद में। तो इससे नई थियरी निकल करके आएगी, एस्टेरॉइड बेल्ट के सिद्धांत में विशेष परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और नए आयाम भी यहाँ डेवलप होंगे कि क्या जो अगर यह कारण नहीं है तो क्या कुछ ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, क्या कुछ इसमें भी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इसमें भी कभी कोई ऐसी प्रक्रिया हो कि ये भी फट जाए, या कोई भी प्लेनेट में ऐसा कुछ प्रक्रिया हो कि फट जाए, क्योंकि जितना हुआ होता है उतना हम जानते हैं।
और उस जितना हुआ होता है, जितना जानते हैं, उसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि आगे ऐसा होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही नए नए सोर्सेज जब निकल के आते हैं, तब हमें नई नई जानकारी प्राप्त होती है, और हम फिर नई नई किंवदंतियां बनाने लगते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। सर तब तक न्यूज पे नेचर कुछ नया खेला अपना दिखा देती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर न्यूज़पेपर में आया था कि नासा के वैज्ञानिक इससे पृथ्वी के बारे में भी पता लगाएंगे कि ये कैसे पैदा हुई थी, किस तरीके से। और कैसे मरेगी ये भी पता लग जाएगा इससे, है ना। पृथ्वी तो ये के भी बारे उसमें में दो जानकारी। प्लेनेटरी ग्रेविटेशन पुल से कुछ रोटेशन का कुछ फर्क पड़ा होगा, तो क्या पता उससे ब्रेक हो गया हो। हाँ, तो पता लगाया जाएगा कैसे हो सकता है। तो क्या इससे पृथ्वी का भी ऐसा ये हश्र भी हो तो सकता है? क्या इससे किसी अन्य ग्रहों ये का भी तो हो भी सकता है सर। हश्र हो सकता है? बताइए, बताओ भाई। मंगल हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए। अच्छा, आपको मंगल ही मिला है? अच्छा। नहीं, क्योंकि अभी तक की जो थ्योरी है ना, उसके हिसाब से ही बता दें, मंगल के ऊपर का जो भी वहां के जो उसकी लेयर है, परत है, वो टूट कर ग्रेविटी की बृहस्पति की ग्रेविटी की वजह से बीच में आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है वो निकलते 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 कल को ये स्थिति बने कि जो मंगल ग्रह है उसका भी केवल कोर बचे। हाँ, जो बिल्कुल हो सकता है। नौ ग्रहों अब की जो इससे नए आयाम परिकल्पना थी निकल के आएंगे। जी, हम्म ये भी हो सकता है कि ये मंगल के कुछ अंश हो, साथ साथ में जो भी ये जो साइकी जो 16 साइकी है, हो सकता है इसके ही ये अवशेष हों जो क्षुद्र ग्रह के रूप में पाए जा रहे हैं, एस्ट्रॉइड के रूप में। नहीं, मंगल ग्रह तो अलग ग्रह है, और अगर ये मंगल ग्रह का अवशेष है तो इंटरनल पार्ट वहां कैसे चला गया? नहीं, इसकी बात हेलो। नहीं कर रहा हूँ। मतलब इस सकता है कि ये जो ग्रह था जो बस्ट हुआ अभी, वो उसी की तरह मंगल भी बस्ट हो जाए। हेलो। नहीं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हुआ हो सकता है। जी जी, ठीक है, ये इससे नए आयाम निकल के आ रहे हैं, और इससे पृथ्वी के बारे में भी और अन्य ग्रहों के बारे में भी अब कुछ नई बातें पता चलेंगी। ठीक है। वैसे भी सर हमारे धार्मिक डिस्ट्रक्शन ग्रंथों में कैसे होता है? 9 ग्रह बताए गए सर। अभी तो 8 ही तो बचे वो हैं ना। प्लूटो, हो वो सकता है नहीं, 9वां तो वो यही हो। प्लूटो था। नहीं, प्लूटो था जिसको निष्कासित कर दिया गया, है ना। वो तो प्लूटो था जिसको निष्कासित कर दिया गया, है ना। ग्रह के सिद्धांत का ये अनुपालन नहीं करता ना, अब तो मर गया है अभी। कल को ये भी मर जाएगा तो इसका भी यही हश्र होगा। ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा कि ग्रेविटी में ट्रैप हो जाएगा जुपिटर की, तैरता रहेगा ऐसे फटा हुआ है ऐसे। ठीक है, एस्ट्राइड बेल्ट और मोटी हो जाएगी। कुल मिलाकर के काफी जानकारी हो गई, बहुत ज्यादा मतलब भर की हो गई, है ना। आगे चलते हैं। अभी किसी को इसमें डाउट है क्या? कई जाग्रफी के भी फैक्ट इसमें हैं। नहीं। अगला भाई, मोदी जी का बहुत फेवरेट, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत अधिक है, क्योंकि मोदी जी एवं अमित शाह जी दोनों लोगों का ये एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट में है, और मन की बात में भी इसके बारे में 2 से 3 बार बोल चुके हैं। ठीक है। केवादिया टूरिज्म सर्किट, सर इसके लिए रिसेंट में बहुत सारी ट्रेनें चलाई गई है सर, उनका हरी झंडी दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और एक ट्रेन तो निजामुद्दीन से होते हुए कोटा रुकेगी, कोटा से फिर उसके बाद यहाँ से केवड़िया जाएगी। तो एक बार में आया था ये 3 दिन पहले ही सर। तो केवादिया ये है, जगह क्या है? ये गांव है सर ये यहाँ पर इसी के पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इस वजह से हाँ, फेमस है सर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा, क्या कहते हैं, प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो इसको स्टेचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा गया? क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, और इसके लिए पूरे भारत से सबसे क्या लिया गया था, जिससे जो कुछ भी लोहा वोहा मतलब कि मिल जाए, जिसको जो भी डोनेट करना हो, ताकि उसमें सबका एक दिखाई दे, और बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट है अभी ये, ठीक है। तो अब उसको और विकसित किया जाएगा। कैसे विकसित किया जाएगा? ठीक है, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी बात, स्टेचू ऑफ यूनिटी। और 2019 में 17 क्या कहते हैं टूरिज्म प्रोजेक्ट इसी प्रतिमा के निकट, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के निकट 17 प्रोजेक्ट इस गांव के इर्द गिर्द जो है डेवलप किए जा रहे हैं, जिनको रेल, रोड, है ना, एवं हर तरह की सुविधाओं से लैस किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यह सारा सर्किट केवादिया गांव के इर्द गिर्द हो रहा है, जहां पर की दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ डैम है सरदार, वो भी यही है। किस पर है? नर्मदा रिवर। और वही ये भी यही है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बृहद प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। तो इसमें कुल कितने टूरिस्ट स्पॉट हो गए? 35, ठीक है। कुल यहाँ पर 35 स्पॉट हो गए, 35 पॉइंट हो गए अब तक, जिसमें 17 जो है पिछली साल इनॉग्रेट हुए कुल। मतलब बहुत ज्यादा ही इस पर फोकस किया जा रहा है। इसमें कई बड़ी चीजें बनाई जा रही हैं, जैसे कि बटरफ्लाई गार्डन, उसके लिए अलग एक स्पॉट हो गया, जहां पर लोग तितलियों को निहारने के लिए आएंगे। फुलवारी होगी, बहुत बढ़िया सुंदर खूबसूरत फूलों से सजा हुआ बागान, वहां पर लोग फूल देखने के लिए आएंगे। दूसरा है विश्व वन। विश्व वन में उस पूरे सर्किट में वहां पहले आप जाइए, ठीक है, फूलों की घाटी वहां पर है, एक फूलों की घाटी में आप घूमिए, वहां पर फूल हैं बहुत, मतलब सभी दुर्लभ प्रजाति के फूल यहाँ पर उपलब्ध देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनियस और विदेशी फूल भी देखने को मिलेंगे आपको वहां। और उसके बाद आप दूसरी जगह जाइए, विश्व वन, ठीक है, वहां पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाया जाएगा, है ना, जिसको आप वहां पर लगा के देखिए। कैक्टस गार्डन, जहां पर मरुस्थलीय प्रकार की एक सिस्टम बना करके वहां पर जितने प्रकार के कैक्टस होंगे उनको वहां पर लगाया जाएगा। फील आएगा कि आप राजस्थान में है या किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में है, ठीक है। फिर बटरफ्लाई गार्डन, जहां पर फूलों की घाटी होगी। इसी तरह से क्या कहते हैं कुछ पार्क, मतलब कि इतना ज्यादा बढ़िया बनाएंगे कि आपको कम से कम 10 दिन पूरा यही गांव के इर्द गिर्द घूमने में लगे। मतलब सर ऑल इन वन पूरा टूरिस्ट स्पॉट कर रहे हैं, ऑल इन वन टूरिस्ट स्पॉट कर रहे हैं इसको। और जब आप यहाँ आओगे तो फायदा कितना होगा, यहाँ भी टिकट, यहाँ भी टिकट, यहाँ भी टिकट, 35 जगहों पर टिकट आप दोगे। आप मान लो 35 जगह नहीं घूमते हैं तब भी, क्योंकि गाइड बताएगा ना आप, अरे वहां नहीं जाओगे क्या, अरे बहुत सुंदर है, फिर पता नहीं कब आना आपको, चलो बात चलते हैं, तो आप भी कहोगे अगली बार हाँ, आएंगे नंबर सेव कर लिए। हाँ, है ना। तो घूमना तो पक्का है ना, आज नहीं तो फिर कभी जाएंगे तो वहां जरूर जाएंगे, कि वो छूटा था मेरा वो पॉइंट अभी। और यहाँ तो जाना पक्का है, ये है। इससे क्या है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे, और इस तरह से सरकार की आय में वृद्धि होगी, है ना। कई सारी चीजें, और मनोरंजन हो ही रहा है कि नहीं, इंटरटेनमेंट। क्या बता रहे थे सौरभ सर? अंतिम सुख यही है ना, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया, हम लोगों ने ये वाला भी देख लिया, बस इसमें इतना ही।
नेक्स्ट अगला है आपका मानसर लेक प्रोजेक्ट। मानसर झील परियोजना मानसर झील परियोजना। अब बात आती है कि ये परियोजना क्या है जिसे जारी किया गया पिछले वर्ष, ठीक है, और ये है कहाँ। सबसे पहली बात आती है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि है कहाँ। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, है ना, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो क्या सही हो जाएगा? सुरिनसर मानसर आपने सुना होगा, जो जम्मू कि कश्मीर। रामसर कश्मीर में जम्मू होगा सर। कश्मीर सर। बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर। तो ये क्या है? वेटलैंड है। क्या है? वेटलैंड, रामसर वेटलैंड। रामसर के बारे में हम बताए भी थे, है ना, रामसर नम भूमि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनको डिजिग्नेट किया जाता है। रामसर ईरान में है। 2 फरवरी 1971 में वहां सम्मेलन हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। तो यह भी एक रामसर साइट है। 2 झीलें हैं जो आपस में मिलकर के हैं, ठीक है, रामसर वेटलैंड में। जम्मू से 62 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी पर यह अवस्थित है और इसे 2005 में रामसर भूमि की उपाधि प्राप्त हुई थी। रामसर नमभूमि डिजिग्नेट किया गया था। 2 झीलें कौन कौन सी हैं? सूरिन समेकित रूप से घोषित किया गया, सुरिनसर मानसर झील। तो मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान जिसे कहा जाता है मानसर झील विकास परियोजना, हिंदी में कहेंगे, प्रारंभ की गई नवंबर 2020 में। इसका डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ की इनकम इसमें एक है जनरेट कर पाएंगे हम, ठीक है, अगर हम इसको विकास कर ले गए। मतलब पैसा कितना लगा रहे हैं इसको अभी नहीं रिलीज किए हैं, लेकिन इनका टारगेट है कि इसको जब हम इस पूरी परियोजना को हम सफल बना ले गए तो इससे 1.15 करोड़, ठीक है, करोड़ लोगों को क्या मिलेगा? पर डे रोजगार, ठीक है, 1.15 करोड़ लोगों को पर डे रोजगार मिलेगा। एक तरह से रोजगार गारंटी हो गई। और आंकड़ा है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर लगभग 20 लाख टूरिस्ट प्रतिवर्ष आते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको अच्छा डेवलप कर ले गए तो हम इससे बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में है। अगला है कि ड्रग कल्टीवेशन को डिटेक्ट करने के लिए हाल ही में, मतलब कि ड्रग मतलब क्या होता है? निश्चेतक फसलें, एक तरह से मध्य, जो एक तरह से आपको क्या कहते हैं, उसे नशे में पहुंचा दें। भांग, गांजा, है ना,
बाकी अगर गुड़िया होगी तो ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं अफीम। कि है कि नहीं। रुक जाओ, एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। गुड़िया है, हाँ है। हाँ गुड़िया बताओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट की बात है, कौन कौन से होते हैं? सर देसी वाले। हाँ तुमको जो, हाँ वो सब बताओ जो जो तुमको पता हो, सब उसी के कैटेगरी में आएंगे। भांग, हम्म अफीम, चरस, गांजा हम्म, हम्म। और बस सबसे सस्ता। ये नहीं होता है। सर, नहीं नशे वाली सबसे सबसे सस्ती सबसे चीज मैंने अभी जल्दी में मेरे को वो की है जो तंबाकू निपटाया की। हुआ है। हाँ सर, तंबाकू अच्छा, की छोटी छोटी पैकेट आती हैं पुड़िया बनी हुई, उसको हाँ पानी में हाँ। डुबो के, मतलब कोई भी तंबाकू हो जो अच्छी हो थोड़ी। ऐसा उसको सिखाओ, एक तुम बच्चों को मत सिखाओ, तुम अच्छा, ठीक है एक तुम और ना होती करो, है हमारे सर बच्चे। इसमें, हाँ कौन कौन बता रहा है? इसमें सर हाँ ताजी हाँ हाँ बताइए, क्या है बताइए, सर कौन सा स्मैक भी होता होती है। है? वो कैसे बनती है स्मैक? स्मैक जैसे तम्बाकू होता है ना, उसी टाइप की होती है, जैसे भांग को पीस वो करके खाते हैं, उसी टाइप से उसको भी खाते हैं। वो नहीं खेत में इस उगाई जाती है? हम्म। खेत में हेलो। उगाई जाती है वो? हाँ वो हाँ खेत में उगाई जाती है। हाँ, ऐसे ही जड़ी बूटी की तरह कहीं भी उग जाती है वो, मतलब हम्म हम्म खेत में ही उगाई जाती है, वैसे जैसे तम्बाकू होता है ना, वैसे ही वो उगाई जाती है। ठीक है। तो उड़ीसा में क्या हो रहा था, जो बाराबंकी में ऑलरेडी होता है, यहाँ हमारे यूपी में, तो उड़ीसा में दरअसल की जो ये उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार, ये सब वो रीजन है जहां पर जो कि ड्रग प्रोडक्शन के लिए काफी जाने जाते हैं। इनका क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि अफीम का उत्पादन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और होता भी है। जो आपका म्यांमार है, बर्मा, उसे कहते हैं पैराडाइज फॉर द ओपियम ड्रिंकर, अफीम पीने वालों का स्वर्ग। म्यांमार पूरी दुनिया में अफीम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा पीछे नहीं। तो यहाँ पर लाइसेंसिंग पॉलिसी अपनी इंडिया में चलती है कि लाइसेंस दिया जाएगा तब आपको जो है उतना उत्पादन करना है, और जितना का लाइसेंस मिला है कि आप केवल इतना ही उत्पादन कर सकते हैं, और किसको बेच रहे हैं यह पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अफीम है ये दवाई के लिए उगाने की अनुमति है, ये दवाई होती है। जैसे कि नींद ना आने, जो साइको टाइप की जो भी बीमारियां होती हैं, पागलपन जिनको होता है, उनको क्या कहते हैं, अफीम वाली गोलियां दी जाती हैं। ज्यादातर दवाइयों में वो मिला होता है, पेन किलर्स में मिला होता है, दिमाग को थोड़ा सुन्न कर देता है ना उनको अफीम, तो जिससे कि उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि दवाई में होता है, ये नहीं कि तुम लोग छानने लगे कल से अफीम, है ना, बहुत मारेंगे, ठीक है, गुड़िया कोई नहीं बनेगा। वो तुम झेल नहीं पाओगे, उसके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है ना। तो क्या है, ये सब जो है खराब चीजें हैं, कहने का मतलब ये दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्ट इनका कंजप्शन हानिकारक हो सकता है ना। तो अब जितनी भी खांसी की दवाइयां हैं, बुखार की दवाइयां हैं, उनमें ये अफीम पड़ती। खांसी की दवाई बिना इसके बनी नहीं सकती है, हर्बल जो आती है काम नहीं करती है ना। सूखी खांसी में तो सब में पड़ा होता है अफीम, लेकिन उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, और भी चीजें पड़ी होती हैं फायदे वाली, केवल अफीम नहीं होता है। अलग अलग पार्ट को जो है, तुलसी उलसी भी पड़ा रहता है, फायदा करता है। तो इसमें यह होता है लाइसेंसिंग पॉलिसी में कि आप मान लो लाइसेंस लिए हो तो आप केवल अपने 1.5 बीघा खेत में या 1 बीघा खेत में ही क्या कहते हैं इसका उत्पादन कर सकते हो, और साल में केवल क्या कहते हैं, मान लो कि 85 किलो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 केजी उत्पादन कर रहे हो, और वो 50 केजी आपने किस अथॉरिटी को बेचोगे, किसी अथॉरिटी, जैसे कि अड़तिया को नहीं जाता है, ठीक है, ये भी फालतू लोगों से उस तरह से खरीद नहीं सकते हैं,
ठीक है, कि जाकर किसी दूसरे से खरीद लाए। इनको होगा किसको तुम बेचोगे ये भी कंफर्म रहता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं उनको ये बेचते हैं और उनको अलर्ट रहता है कि किससे तुम लोगे, तुम्हारे कैडर में कौन कौन है। ठीक है, अगर वो उगाना बंद कर दे रहा है तो नोटिस देगा ताकि दूसरे को अलर्ट किया जा सके। इस तरह से पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होता है, कानून होता है। ताकि क्यों होता है, 50 किलो अगर उगाया तो पूरा 50 किलो इनको बेचा है, इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है। इन्होंने 3 लोगों से खरीदा तो इनके पास 150 केजी है, तो इन्होंने कितना मेडिसिन प्रोडक्शन किया, उसमें कितना % इन्होंने इस्तेमाल किया, उसका रिपोर्ट भी इनको देना पड़ता है। बात खत्म हो गई यहां से। ठीक है, यानी कि ये कोई इधर उधर इलीगल यूज नहीं, क्योंकि नशे का भी ये डोज है। लोग इसके जो एडिक्ट हो जाते हैं वो उसके एडिक्ट हो ही जाते हैं, है ना। फिर उनको इसकी आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक नशा है अफीम, है ना, कभी न छूटने वाला नशा। तो लेकिन इस कारण से, क्योंकि इसका इलीगल ट्रेड भी होता है और बहुत महंगे दाम में लोग खरीदते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट होता है चोरी छुप के होकर के। मतलब 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम पता नहीं, तो लोग कहते हैं कि सोने के भाव में बिकता है, हाँ, कुछ ऐसे ही कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा होता है, कहने का मतलब ये सब। ज्यादा महंगा, इनका तो सरकारी रेट फिक्स है जिस पर बेचेंगे, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है, मान लो मिस्टर एक्स हैं, ये नशेड़ी हैं, है ना, और इनको पीना है अफीम, तो यहाँ पर इनसे डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, इनको बीच में जो एक सेठ टाइप के होते हैं जो छुप करके इसका व्यापार करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमको 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो कहीं से मिल जाए, और ये फुटकर में अपना माल सप्लाई करते रहते हैं इधर उधर। इन लोग तो गड़बड़ लोग हैं, जिनको ढूंढना है, डिटेक्ट करना है, लेकिन इनको माल ही ना मिले, सबसे बेहतर सिस्टम है। तो होता क्या था कि उड़ीसा में, बंगाल में हर जगह ऐसा होता, बाराबंकी में वगैरह में भी ऐसा होता। क्या करते थे कि इनका तो भाई एक एकड़ फिक्स हो गया, बाकी इनका खेत ये भी है, जिन्होंने चारों तरफ बो दी अरहर तूर और बीच में बो दी अफीम। लो, तो कोई इधर तो निकलेगा सड़क से, तो इधर पूरा अरहर का खेत है, कहाँ तक तुम जाओगे अंदर, कहीं नहीं जा सकते। इधर से इधर अरहर खेत है पूरा, और बीच में इसने बो रखी अफीम, है ना, गन्ने के बीच में अफीम, तो डिटेक्ट नहीं हो सकता है सड़क से। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अब ये जो प्रोडक्शन हुआ तो एक्सेस, ये इनको बड़े दाम में बेचेंगे, बहुत अधिक मुनाफा कमाएंगे, लाइसेंसिंग रेट से अधिक। जिनके पास लाइसेंस है ये नहीं है, वो भी उगा रहे हैं, ट्राइबल लोग भी उगा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट के द्वारा उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसे कहते ओजैक, इसने प्रपोज किया कि हम जो है रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, ड्रोन भेजेंगे, आसमान में इसे जाएगा और वो पता लगाएगा, उसके पास क्या है, कैमरा है ना, वो उससे क्या कहते हैं, सब जगह ऐसे चक्कर काट काट करके ढूंढ ढांड करके वो बताएगा कि इमेजेस लेगा, बताएगा कि कहाँ कहाँ पर इस तरह से चोरी छुपे अफीम की खेती करी जा रही है, और फिर उनके खिलाफ इलीगल एक्शन लिए जाएंगे। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको उड़ीसा सरकार ने यह सिस्टम शुरू किया है, ठीक है। और मेनली इसका क्या कहते हैं, जो उड़ीसा है, यहाँ पर जो जिस चीज की सबसे बड़े पैमाने पर ड्रग जो है जिसकी खेती की जाती है, वो प्लांट है कैनेबिस। कैनेबिस क्या होती है, भांग, है ना, भांग, देसी ड्रग कहते हैं कैनाबिस। ये देसी गांजा कहते हैं ना इसे, शायद, जो भी कहते हैं, है ना।
इसकी मॉनिटरिंग सबसे मेन प्रायोरिटी पर रखी जाएगी। बाकी गांजा, अफीम, इन सबको भी मॉनिटर किया जाएगा। क्लियर? अगली बात सर, हाँ जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे अभी आप सर? टाइम अच्छा एक और बता दें बस, ठीक है, एक ओके और बता सर। देते हैं। हाल ही अरे में तीसरा ओसेक राज्य की ने, पूरी फुल फॉर्म क्या बताई थी? उड़ीसा ओसैक का है उड़ीसा उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। एप्लीकेशन सेंटर। सर लेकिन एक स्टेट क्या ऐसे स्पेस से रिलेटेड लग सकता है कोई स्टेट? क्यों नहीं कर सकता है? कोई भी स्टेट कर सकता है, उत्तराखंड नहीं करती है ना, उसे मॉनिटरिंग कर सकता है। जरूरी चीज है तो होना चाहिए, बढ़िया चीज है, ठीक है। अभी एग्रीकल्चरल लैंड की खोजबीन के लिए नेशनल लेवल पर मिशन चलाया गया था, बताया था ना। जो एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही, तो उनको ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। लोग एग्रीकल्चरल लैंड खरीद करके वहां पर चलाते हैं कमर्शियल वर्क, बिना कमर्शियल कराए। टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा, उनको लगान देनी पड़ रही 150-200 रुपया। सोचो कितना गवर्नमेंट का ह्रास हो रहा है, तो पता लगाया जाएगा इसी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से। अगला लास्ट बात आती है कि कौन से राज्य ने पीसीएस में अपने हाल ही में जनरल कैटेगरी के लिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, जो हम आप लोगों को बनवा रहे हैं, है ना, 10% कोटा इस अलॉट किया है। इस पर बहुत दिन से बात चल रही थी, बड़ा विरोध चल रहा था, बड़ा झगड़ा चल रही थी, है? और लेकिन उसने कर दिया, फिलहाल तो मंजूरी दे दिया। 10% कोटा गरीब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान करेगा, जो केरल जैसे राज्य में ऐसा किया जाना बहुत बड़ी बात है। इसका बड़ा विरोध चल रहा था काफी समय से, ठीक है। अच्छा अगली बात आती है यहाँ से, चलो मान लो पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन ऐड किया गया? ये अलग बात है थोड़ा सा, मान लो पॉलिटी के तहत पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कौन से संविधान संशोधन? 103। हाँ 103 इसको याद रखिए, 103 के तहत किया गया था। अच्छा तो ये था कि संविधान में कभी भी 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो क्या उसको ये प्रभावित करता है? नहीं प्रभावित करता। 50% तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी में ही खर्चा हो गया। वो तो सर सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में शायद 66 में एक अपना एक आदेश निकाला था, जिसमें उसने सीलिंग लगा दी थी कि 50% से ज्यादा नहीं होना। हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट है किन में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट है 50% महिला में, ओबीसी में, शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे कहते हैं उनमें, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, 5 कैटेगरी, उसी में 50% बढ़ गया। अब इसको एक्स्ट्रा 10% कोटा अगर देते हो तो 60% नहीं हो जाता है क्या? तो अफेक्ट तो कर रहा है ना। तो फिर विदाउट अफेक्टिंग कैसे हो गया? विदाउट अफेक्टिंग कैसे हो गया? डीपीएसपी शायद 42 है, उसमें ये कर्तव्य दिया गया है राज्य का कि वो, उसमें इन्होंने पहले संशोधन किया है, तो उस संशोधन से ये कंडीशन हट रही है, क्योंकि ये संवैधानिक कंडीशन नहीं है 50% की। संविधान में तो सीधे सीधे ये लिखा है 42, शायद 42 है या 43 होगा, मुझे थोड़ा सा नहीं, इसमें विदाउट अफेक्टिंग है। ये ऐसे रहेगा, जो 10% लोगों को ये नौकरी देंगे उसके लिए एक्स्ट्रा नौकरी निकालेंगे, एक्स्ट्रा वांट। जैसे कि 103 निकालते तो 120 निकाल देंगे, ठीक है, इनको नौकरी देने के लिए, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। सर शायद तमिलनाडु इन सब स्टेट में जो मिनिमम मैक्सिमम 50% है, शायद ज्यादा है वहाँ पे ये शायद ये अलाउड है कि स्टेट को थोड़ा सा एक्सेप्ट 69 है करने के वहाँ लिए। पे।
69 और प्लस 10% अगर ये मिला दिया तो 79% हो गया वहाँ। चलिए ठीक और है। आंध्र प्रदेश केरल में मुस्लिमों के लिए भी है आरक्षण, अलग कैटेगरी। ठीक है भाई, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, कल आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ठीक है सर 2 मिनट मुझे बात करनी है सर, कोई और चला जाए बोले। हाँ 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 ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, आगे क्लास नहीं होगी। डाउट किसी पूछना पूछिए, अभी अभी क्लास शुरू करते हैं थोड़ी देर। हाँ बताइए सर, आपका कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान का है क्या सर मध्य प्रदेश से सर? क्योंकि वहाँ के एमपीपीएससी की अभी सर सर्विसेज का निकली हुई है वैकेंसीज, और मैं भरने जा रहा था सर, तुम्हें भरने किसी जा और की रहा जरूरत था क्या है बताओ सर, भरने जा रहा था तो वहाँ पर उन्होंने मांग लिया, वहाँ के एक पोर्टल चलता है रोजगार पोर्टल, एमपी का रोजगार पोर्टल, तो उसका पंजीयन, उसका रजिस्ट्रेशन मांग लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लिया सर। अब मैं हूँ राजस्थान का, तो ऑनलाइन करने की कोशिश करी तो वो वेबसाइट नहीं चल रही है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि वेबसाइट अगर तुम्हारी परसों तक चल जाएगी। ठीक है, यस सर, वेबसाइट पर अभी कुछ दिक्कत है। ठीक है, सारे स्टूडेंट भरते हैं, बहुत सारे लोग भरते हैं, आप लोग सब लोग भर दीजिए, बहुत सरल होता है। बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ एमपी में सेलेक्ट हुए हैं, यूपी वाले भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 2 दिन बाद आपकी वेबसाइट चल जाएगी, ऑनलाइन ही बिना किसी दिक्कत के फॉर्म भर उठेगा, चिंता ना करो। ठीक है, हर साल होता है, कुछ नहीं लगेगा, 2 दिन वेट कर लो बस। ठीक है, सो सोच ही रहा था कि मैं खुद जाके एमपी चला जाऊं और वहां जाके ना 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 ना, परेशान होने चीजें नहीं होती हैं। कुछ नहीं, कुछ 2 दिन के अंदर हो जाएगा, परेशान ना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, और किसी कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का रात्रि शुभ हो।